नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं तो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज थोड़ा महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करूंगा और इसका कारण ये है कि मराठी मीडिया में और जो विमर्श चल रहा है, नैरेटिव चल रहा है, उसमें एक बात लगातार छेड़ी जा रही है कि क्या दोनों चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इकट्ठा हो सकते हैं, और अगर इकट्ठा आ सकते हैं तो उसका महाराष्ट्र की राजनीति पर, चुनाव नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिणाम होगा। आप जानते हैं कि 20 साल पहले खुद राज ठाकरे भी शिवसेना में थे, उद्धव ठाकरे भी शिवसेना में थे। दोनों चचेरे भाई है और बाला साहब ठाकरे के ही नेक्स्ट जनरेशन के हैं। राज ठाकरे बचपन से, यानी जब उनकी उम्र स्कूल की थी, स्कूल में जाते थे, उस वक्त से अपने चाचा के साथ हर रैली में जाते थे। उद्धव नहीं जाते थे। आगे चलकर ये दोनों जवान हो गए, बड़े हो गए, शिवसेना पार्टी बड़ी बन गई। तो बाला साहब के नजदीकी फैमिली के रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, इसलिए ये दोनों अपने आप शिवसेना के नेता बन गए। लेकिन एक बात होती है एक साथ भाई बनकर रहना, और दूसरी बात यह होती है कि जब एक पार्टी में, दल में या कंपनी में एक साथ होते हैं और विरासत में वो पूरा का पूरा कंपनी हो या दल हो मुझे मिले, ये ईर्ष्या हो जाती है, तब झगड़े शुरू हो जाते हैं। धीरू भाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ये रास्ते पर आकर एक दूसरे से नहीं लड़े, लेकिन पिता की मौत के बाद ये भी पार्टी पर कब्जा करने के लिए झगड़ा शुरू हो गया और अलग हो गए। दोनों में बंटवारा हो गया। अनिल अंबानी अपना हिस्सा मिलने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मुकेश अंबानी ने पिता की जो मिला था, विरासत मिली थी, वो कायम रखी और रिलायंस के साथ साथ जियो नाम का एक अलग खुद का ब्रांड बना दिया। हर चीज में होती है, हम हर जगह देखते, हर पार्टी में देखते। राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस पार्टी है, उनकी बहना है, मां भी है, लेकिन उसकी चाची और चचेरा भाई अलग थलग पड़े, बीजेपी में है। इंदिरा गांधी के परिवार के ही ये सदस्य है, लेकिन एक परिवार, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे का एक परिवार बीजेपी के साथ है, और दूसरा परिवार इंदिरा जी की विरासत लेकर आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये होता है, तो किसी ना किसी एक को हटकर बाजू होना पड़ता है। ये करुणानिधि की परिवार में हुआ। अंबाजगम नाम के ऐसे कोई उनके बड़े बेटे थे, उसको विरासत नहीं मिली, वो अलग हटकर बाजू हो गए। देवेगौड़ा के परिवार में हो गया, उनके बड़े बेटे को विरासत नहीं मिली, उन्होंने बगावत करने की कोशिश की, कुछ हुआ नहीं। अब छोटा बेटा मोदी के साथ है, मुख्यमंत्री भी बन चुका है 2 बार। तो कहने का मतलब ये है कि एक परिवार में झगड़े हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो शायद साथ साथ भी आ जाते। अभी अभी लालू के घर में झगड़ा शुरू हो गया। 5 साल पहले मुलायम की परिवार में भी झगड़ा हो गया था। चाचा और भतीजा एक दूसरे पर तलवार निकालकर लड़ने निकले थे, अब फिर से इकट्ठा हो गए। तो अगर बाला साहब ठाकरे के भतीजे और बेटे में झगड़ा हुआ है, इसका मतलब वो साथ ना आए, इसका कोई कारण नहीं है, आ सकते हैं। लेकिन अगर आते हैं तो उसका उनके लिए क्या फायदा है, महाराष्ट्र के लिए क्या फायदा है।
ये भी देखना पड़ता है, और इसलिए ऐसी बातों की चर्चा होते रहती है। और यही चर्चा पिछले बहुत सालों से बीच बीच में उछलकर सामने आ जाती है, और शुरू हो जाता है कि बाबा कब होगा, दोनों मिलकर कब करेंगे। फिर कुछ दिन निकलते हैं, कुछ नया मामला आ जाता है, लोग भूल जाते हैं कि दो चचेरे भाई जो है ठाकरे परिवार के, वो इकट्ठा होने की बात लोग भूल जाते हैं। फिर बाकी सब मामले जो है, मुद्दे हैं, पीछे हट जाते हैं, तो फिर ठाकरे परिवार का इकट्ठा होना चर्चा का विषय बन जाता है। एक बात है, ऐसे विषय चलाने वाले जो लोग हैं, उनका भी अपना कोई टारगेट होता है, एजेंडा होता है। अब मराठी में बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं, ये हमेशा शिवसेना के खिलाफ रहे, जो खुद को सेक्युलर प्रोग्रेसिव मानते हैं। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, दूसरे या तीसरे पीढ़ी के भी है, वो हमेशा शिवसेना के खिलाफ रहे। उन्होंने अपना दिमाग हो, अपनी बुद्धि हो, शिवसेना का नामो निशान मिट जाए, इसीलिए ही काम में लाई थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि आज जिस शिवसेना के तीन टुकड़े हो गए, एक तो राज ठाकरे अलग हो गए थे, बाद में जो कुछ बाला साहब की विरासत मिली थी वो उद्धव ठाकरे नहीं संभाल पाए, तो उसमें से बड़ा हिस्सा उठाकर एक नाथ शिंदे अलग हो गए। असल में शिंदे के पास तो बाला साहब की विरासत है, ये मानना जरूरी है, क्योंकि नाम हो या चुनाव चिन्ह हो, दोनों के दोनों एक नाथ शिंदे के पास है। उद्धव ठाकरे के पास वो विरासत बची नहीं। हाँ, नाम बचा है, पिता का नाम बचा है, पितृत्व बचा है, लेकिन जो कुछ बाला साहब ठाकरे ने निर्माण किया था, वो तो एक नाथ शिंदे ने लेकर निकल गए, क्योंकि विरासत का मतलब प्रॉपर्टी नहीं होती। उद्धव ठाकरे वही बात भूल गए कि अगर मैं बाप का बेटा हूं तो बाप की प्रॉपर्टी मुझे ही मिलनी चाहिए। ये मिल्कियत के लिए होता है, प्रॉपर्टी के लिए होता है, लेकिन राजनीति प्रॉपर्टी नहीं होती। राजनीति में लोगों की आपके लिए जो सदिच्छा होती है, गुडविल होती है, वही सबसे बड़ी मूल्यवान चीज होती है, जिसको आप प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। और इसलिए उद्धव ठाकरे जब अपने पिता को या उनकी विरासत को, उनकी राजनीति को प्रॉपर्टी समझकर उसका इस्तेमाल करने लगे, तो पार्टी में गड़बड़ हो गई। जब बाला साहब जिंदा थे 2005 में, तब उनके भतीजे राज ठाकरे को अलग होना पड़ा, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी में अपने ही चचेरे भाई को कोई चांस देने से इनकार ही करते रहे। आखिर में अपने कुछ जो लॉयलिस्ट है उनको लेकर राज ठाकरे को अलग होना पड़ा, और उसका बहुत बड़ा फटका, नुकसान 2009 के चुनाव में शिवसेना के साथ बीजेपी को भी भुगतना पड़ा था। ये आज चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है कि फिर से एक चर्चा शुरू हो गई है कि दोनों चचेरे भाई इकट्ठा हो सकते हैं, और इकट्ठा हो गए तो क्या होगा। वैसे देखो तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा जितना राजनीति का अनुभव है, वो मुझे कहता है कि दोनों चचेरे भाई साथ में आए तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कारण दोनों की ताकत ही मर्यादित है। जब अलग हुए थे राज ठाकरे, उन्होंने पहले ही झटके में 13 एमएलए चुनकर लाए थे। मुंबई के बीएमसी जैसे कॉरपोरेशन में उनके 27 कॉरपोरेटर थे। नासिक जैसा कॉरपोरेशन में सबसे बड़ी पार्टी होने का सौभाग्य राज ठाकरे को मिला था, मनसे को। आगे क्या हुआ? मोदी युग में, यानी पिछले 10-11 साल से राज ठाकरे की जो पार्टी है, ये महाराष्ट्र में संदर्भहीन यानी अप्रासंगिक हो गई है। इनका एक भी एमएलए आज विधानसभा में नहीं है, और पिछले 3 साल से तो कॉरपोरेशन के चुनाव तक नहीं हुए। पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे महाराष्ट्र में कुछ 4 लाख वगैरह ऐसे वोट
राज ठाकरे की पार्टी को मिले। अब ये और उद्धव ठाकरे साथ मिलाएंगे तो कितना होता है। मुंबई, नासिक और ठाणे, कल्याण, ये राज ठाकरे के लिए कुछ अच्छे चुनाव क्षेत्र है, लेकिन उसके बाहर जो महाराष्ट्र फैला हुआ है, यानी हम बोल सकते हैं कि 388 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें 200 सीटों पर भी कम से कम 200 सीटें ऐसी मिलेगी कि जिसमें मनसे का कोई प्रभाव नहीं है। तो पार्टी जो 80-90 सीटों तक सीमित है, वो उद्धव ठाकरे के साथ आकर कितना परिणाम होगा। खुद उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या है, वो पिछले चुनाव में महाविकास आघाड़ी में कुछ 80-90 सीटों तक लड़े, उसमें से सिर्फ 20 उनके चुनकर आए। तो बात साफ है, उद्धव ठाकरे की भी पार्टी जो कुछ बची कुची है, वो 100 से ज्यादा सीटों पर उनकी ताकत नहीं है। तो ये दोनों इकट्ठा होकर भी अगर 100 सीटों पर एकत्रित प्रभाव नहीं दिखा सकती, तो ये चचेरे भाई इकट्ठा होने से क्या फर्क पड़ने वाला है। एक बात होती है, जब एक पार्टी टूटती है या दो गुट हो जाते हैं, तो उसमें बड़ा गुट जो होता है उसके साथ हर इलाके का कोई ना कोई बच जाता है, लेकिन उससे कंपटीशन करने वाला उसी वार्ड का, उसी चुनाव क्षेत्र का दूसरा होता है कॉम्पिटिटर, वो दूसरे गुट में चला जाता है। तो बाद में एक साथ उनको लाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब पार्टी का संगठन अगर अलग अलग वार्डों में, अलग अलग जिलों में है, मनसे का है, शिवसेना का है, उबाठा का है, 3 गुट है। जो ओरिजिनली शिवसेना थे, वो अगर 3 गुट है, तो मानो हर वार्ड में, हर तहसील में, हर जिले में इनके अलग अलग नेता है जो आपस में उसी मुद्दे पर, उसी आइडियोलॉजी पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। तो इन तीनों गुटों के जो स्थानिक नेता कार्यकर्ता है, जो अपनी अपनी क्षेत्र में, गली मोहल्ले में एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहे, उनको एक साथ लाना और एक यूनिट बनाकर उनको दूसरे के साथ लड़ने के लिए खड़ा करना इतनी आसान बात नहीं होती। और इसलिए ये जब चर्चा चल रही है, ऐसे वक्त में अचानक शरद पवार ने एक बयान ऐसा दिया है कि उस पर चर्चा शुरू हो गई। शरद पवार ने कहा कि राज ठाकरे अच्छा भाषण देते हैं, उनको सुनने के लिए लोग भीड़ करते हैं, लेकिन जो भीड़ जमा होती है वो मतदान में कन्वर्ट नहीं होती, वोटों में कन्वर्ट नहीं होती। उद्धव ठाकरे का भाषण सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है, अपने आप भीड़ आती नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे को अच्छे वोट मिलते हैं। तो एक तरीके से ये दो जो चचेरे भाई है, उनमें जो थोड़ी बहुत सद्भावना एक दूसरे के प्रति हो सकती है, तो उसमें जहर घोलने का काम शरद पवार ने कर दिया। अच्छा, शरद पवार ने मैदान में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कुछ कहा नहीं है। कुछ पत्रकारों से बात करते वक्त उनको पूछा गया कि 2 ठाकरे बंधु साथ साथ आ रहे, उसका प्रभाव क्या होगा, परिणाम क्या होगा। तब शरद पवार ने बोला है, अपने खुद की इच्छा है इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शरद पवार बोले, ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं है। जो कुछ हुआ है, जो कुछ हुआ है वो रिएक्शन की तौर पर हुआ है। लेकिन बात तो यह कि शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे बड़े बुजुर्ग नेता है। उन्होंने अगर किसी भी बात पर अपना कोई मत प्रदर्शित किया है, तो उस पर तो चर्चा होनी ही है। और इसलिए शरद पवार ने जो बात कही कि राज भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ संगठन बचा है उससे भी उद्धव ठाकरे अच्छे खासे वोट ला सकते हैं। तो इस पर इसका एक क्या बोलते हैं उसको, विश्लेषण, एनालिसिस, आकलन ऐसे किया गया कि शरद पवार दो बंधुओं को साथ में लाने की आने के लिए विरोध कर रहे, उसमें जहर घोल रहे। मैं नहीं मानता।
मैं नहीं मानता। शरद पवार ने दोनों में क्या खामियां है वो बताई, लेकिन उनकी क्वालिटी भी बताई है। राज ठाकरे अच्छा भाषण कर सकते हैं, उनको सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है, वोट में कन्वर्ट नहीं होते। और उद्धव ठाकरे भाषण कर नहीं पाते अच्छा, लेकिन उनको उनके पास वोट कैचर की ताकत है। तो अगर ये दोनों साथ में आ जाए कि भाषण उद्धव ठाकरे को नहीं आता, राज ठाकरे भाषण करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर राज ठाकरे के अच्छे भाषण को वोट में कन्वर्ट करने का काम अगर उद्धव ठाकरे का संगठन कर सकता है, तो दोनों में साथ आने से दोनों को फायदा हो सकता है। तो फिर इसको जो बातें जो आकलन शरद पवार ने दिया है, मैं उसको जहर घोलना नहीं मानता। मैं मानता हूं शरद पवार ने दोनों की खामियां भी बताई है, दोनों की क्वालिटियां बताई है। अगर ये दोनों भाई समझ बूझ कर आज की बुरी हालत में साथ आकर अपने पैर पर खड़ा होना चाहते, अपने पांव पर खड़ा होना चाहते, तो मुझे लगता है कि शरद पवार ने उनकी एक दूसरे की जी जरूरत है वही समझाने की कोशिश की है कि भैया साथ आ जाओ। अगर साथ आ जाओगे तो एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित होगे। उद्धव के पास भाषण करने की क्षमता नहीं, तो वो खामी राज ठाकरे भर सकते हैं, और राज ठाकरे के पास वोट कन्वर्ट करने की कौशल नहीं है, तो वो उद्धव ठाकरे दे सकते हैं। तो अगर दोनों एक साथ आ जाए तो एक दूसरे के लिए बड़े बहुमोल साबित हो सकते हैं। यही मैं मानता हूं कि शरद पवार का कहना है। शरद पवार बाधा नहीं बन रहे, शरद पवार अपना अनुभव दोनों को शेयर कर रहे, समझा रहे कि भाई अकेले अकेले लड़ना तुम दोनों के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर साथ आ जाओ तो योगी बन सकते हो, योगी आदित्यनाथ बन सकते हो। एक है तो सेफ है। अलग अलग लड़ोगे तो मार खाओगे, लेकिन साथ हो जाओगे तो एक दूसरे के लिए बड़ी ताकत बन सकते हो। मुझे लगता है कि राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, दोनों को शरद पवार की जो सलाह है वो समझकर अमल करना चाहिए, दोनों का फायदा हो सकता है। देखते आगे क्या होता है, लेकिन आज की बात इतनी है कि शरद पवार दोनों में बाधा नहीं बन रहे, दोनों को अच्छी सलाह दे रहे। मानना ना मानना चचेरे भाइयों का काम है। मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।